आज हमारा विषय है व्यावसायिक पर्यावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आइए समझे पहले व्यवसाय क्या है। अर्थशास्त्र में व्यवसाय का तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से होता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती है तथा जिसका उद्देश्य इस प्रयास से लाभ प्राप्त करना होता है, या यूं कहें मनुष्य द्वारा धनोपार्जन के लिए की जाने वाली समस्त क्रियाएं व्यवसाय की श्रेणी में आती है। किसी भी अनार्थिक क्रिया को व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि घर में माँ अगर बच्चे के लिए खाना बना रही है तो इसको हम व्यवसाय नहीं मानेंगे, लेकिन वही होटल में अगर खाना बनाए या वही माँ दूसरों के लिए टिफिन भेजती है और उसके बदले में पैसे लेती है तो ये आर्थिक क्रिया कहलाएगी। विभिन्न प्रकार से उपयोगिता का सृजन करना तथा उपयोगिता सृजन करने में सहायता देना व्यवसाय है। वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह का सृजन करने के साथ साथ व्यवसाय द्वारा आय के प्रवाह का भी सृजन होता है। आइए हम समझें कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है, जिसको कि कई लोग परिदृश्य भी बोलते हैं। व्यावसायिक परिदृश्य, बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण किसी व्यावसायिक संस्था के कार्य निष्पादन, कार्यकुशलता, निर्णय व सफलता को प्रभावित करता है। इस संबंध में डेविस ने क्या कहा? डेविस कहते हैं, व्यावसायिक परिदृश्य उन सभी परिस्थितियों, घटनाओं तथा प्रभावों का योग है जो इस पर प्रभाव डालते हैं। आगे देखा गया है कि व्यावसायिक परिदृश्य हमेशा बदलते रहते हैं, अतः वह अनिश्चित भी होता है। यह भी आप समझ लीजिए कि व्यावसायिक वातावरण को कुछ घटक हैं जो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से घटक? पहला घटक है आंतरिक, दूसरा घटक है बाह्य। आंतरिक घटक, व्यावसायिक संस्था अपने आंतरिक वातावरण पर तो नियंत्रण कर लेती है, अतः वह उसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाता, परंतु बाह्य वातावरण पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता, अतः उसे बाह्य वातावरण के अनुरूप निर्णय लेने होते हैं। तो आइए हम जानें कि व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। जी हां, ये दो तत्व बहुत प्रमुख हैं, आंतरिक तत्व, बाह्य तत्व। तो पहला पॉइंट, आंतरिक तत्व। व्यवहारिक आचार संहिता तथा नैतिक मापदंड, कारखाने के वातावरण, व्यवसायिक एवं प्रबंधकीय नीतियां, श्रम प्रबंध संबंध, प्रबंधकीय सूचनाएं, प्रबंधकीय सूचनाओं का संबंध, उनकी व्यवस्था करना, संगठन की संरचना, उसकी डिजाइनिंग, व्यवसाय का उद्देश्य, संसाधनों की उपलब्धता, व्यवसायिक विकास की संभावना, ये सभी आंतरिक तत्व कहलाते हैं। इन आंतरिक तत्वों को फर्म अपने पक्ष में कर सकती है क्योंकि इनके ऊपर पूरा और सीधा नियंत्रण कंपनी का होता है या संस्था का होता है, क्योंकि ये सभी फर्म के नियंत्रण में आते हैं। इनको कभी भी अनियंत्रित होता देख करके किसी भी तरह के निर्णयों पर या किसी भी तरह के कार्यवाही संस्थाएं कर सकती हैं। अब बाह्य तत्व कौन कौन से? व्यावसायिक परिदृश्य के वे तत्व जो फर्म के नियंत्रण में नहीं रहते, जैसे कि व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता, ग्राहक, आगतों की आपूर्ति, पब्लिक मार्केटिंग चैनल, जनसंख्या संबंधी परिदृश्य, तकनीकी परिदृश्य, राजनीति एवं आर्थिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, कानूनी परिदृश्य इत्यादि। जैसे एक छोटा एग्जांपल, यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब कर लिया, हो सकता है फोर्सफुली उसने सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने अनसब्सक्राइब कर लिया। यह बाहरी तत्व है। ग्राहक भी इसी तरह का है। आज आपने उसको प्रलोभन दिया, वो आ गया, 2 दिन बाद वो नहीं आएगा। तो ये बाह्य तत्व है जिसको कि संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर हम बात करते हैं आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसमें कुछ पॉइंट हैं। आर्थिक वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की उन निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के रूप में
मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। आर्थिक वातावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी में एक पॉइंट है, आर्थिक वातावरण के प्रमुख अंग कौन कौन से प्रमुख अंग? कृषि नीति, औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति, व्यापार नीति, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति, आर्थिक संरचना, बचत एवं निवेश नीति, सरकार की आर्थिक भूमिका, सार्वजनिक उद्यमों की कुशलता, सरकारी नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, विदेशी पूंजी या विदेशी पूंजी निवेश नीति इत्यादि। ये सभी चीज़ें आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इस तरह आर्थिक परिदृश्य अत्यंत विस्तृत तथा बहुआयामी होता है और व्यवसाय के समस्त पहलुओं से संबंध रखता है। इसी में हम बात करते हैं कि अनुकूल आर्थिक वातावरण व्यवसाय में मददगार होता है, क्योंकि अगर व्यवसाय कुछ आगे बढ़ाना है तो आर्थिक परिदृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि प्रतिकूल वातावरण उद्यमों के विकास को कुंठित भी करता है। अब हम देखें कि आर्थिक वातावरण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जैसे आर्थिक वातावरण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। आर्थिक वातावरण भौगोलिक, सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होता है। आर्थिक वातावरण सरकार के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण से चलता है। आर्थिक वातावरण पर आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शक्ति, परिवहन, संचार, बैंकिंग तथा बीमा व्यवसाय आदि का प्रभाव पड़ता है। जनता का दृष्टिकोण आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। अगला इसमें पॉइंट है, समाज में धन का वितरण आर्थिक वातावरण पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट है, पूंजी की उपलब्धता आर्थिक व्यवसाय को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। आर्थिक विचारधारा जिसमें पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद एवं मिश्रित विचारधाराएं आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था का आर्थिक वातावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी में एक और पॉइंट है, जनता का नैतिक स्तर भी आर्थिक परिवेश को प्रभावित करता है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं भारत में व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में। भारत में व्यावसायिक पर्यावरण को उसकी विभिन्न आर्थिक नीतियों के संबंध में देखा जा सकता है। जैसे इसके लिए भारत में औद्योगिक नीति एवं लाइसेंसिंग व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है। औद्योगिक नीति 1948 पहली नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित प्रथम औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम वर्ग सैनिक एवं राष्ट्रीय महत्व के उद्योग, द्वितीय वर्ग जिसमें 6 उद्योग शामिल थे, लौह इस्पात आदि इंपॉर्टेंट थे। तृतीय वर्ग में आता है जिसमें कि 18 उद्योगों को, जो कि आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग थे, उनको शामिल किया गया। चौथे वर्ग में जितने भी शेष उद्योग थे उन सभी को शामिल कर लिया गया। 1948 की औद्योगिक नीति में विशेष रूप से लघु एवं कुटीर उद्योगों को उल्लेख किया गया है और इनके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है। फिर हम आते हैं अगली औद्योगिक नीति 1956। 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे औद्योगिकरण का विकास करना, उसको गति देना, भारी उद्योगों का विकास करना, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना, उसका विस्तार भी करना, संतुलित औद्योगिक विकास, आय की असमानता कम करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग 1, इस वर्ग में 17 उद्योग रखे गए जिनका उत्तरदायित्व
सरकार को सौंपा गया। वर्ग 2, इस वर्ग में 12 उद्योग रखे गए जिनके विकास में सरकार को अधिक से अधिक भागीदारी देने का प्रावधान किया गया। वर्ग 3, शेष उद्योग जिन्हें निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया था। फिर बात होती है औद्योगिक नीति 1977 की, उसके बाद औद्योगिक नीति 1980, औद्योगिक नीति 1990। इनमें प्रस्तुत औद्योगिक नीतियों में वस्तुतः नीतियां न होकर के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए जिनकी कि हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद और कौन कौन से बदलाव है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उदारवादी औद्योगिक नीति 1991, जी हाँ, लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जिसको कि बहुत ही उदारवादी कहा गया। 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन किए गए, उसे उदारवादी औद्योगिक नीति कहा गया। लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रूप प्रदान किया। इसका उद्देश्य क्या था? नवीन औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य ये थे: उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखना, लाभकारी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। अगला पॉइंट था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की स्थिति प्राप्त करना, विश्व स्तर पर भारत को एक प्रमुख भागीदार तथा प्रतियोगिता के रूप में परिवर्तित करना। नवीन औद्योगिक नीति का मुख्य रूप से किन किन बातों पर बल दिया गया वो ये है: भारतीय उद्योगों को नियंत्रण मुक्त करना, पहला पॉइंट था। दूसरा था बाजार की शक्ति के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु उद्योग को स्वतंत्रता एवं लचीलापन प्रदान करना। ऐसी नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराना जो भारतीय उद्योगों के विकास में सहायक हो सके और उसे प्रोत्साहित करना। इसमें महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए, जैसे लाइसेंस व्यवस्था। वर्तमान में लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या केवल 5 है, जिसमें शामिल है मादक पेयों का आश्वासन और क्रियान्वयन, तंबाकू के, सिगार के, सिगरेट तथा विनिर्माण तंबाकू प्रतिस्थापन, इसी के अंतर इलेक्ट्रॉनिक एम्पोरियम तथा सभी प्रकार के रक्षा उपकरण, डिटोनेशन, फ्यूजन, सेफ्टी फ्यूजन, गन पाउडर, नाइट्रोजन, माचिसों सहित औद्योगिक विस्फोट सामग्री। इसमें एक और आता है खतरनाक रसायन। अगला पॉइंट था औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन। जो उद्योग लाइसेंस की अनिवार्यता के अधीन नहीं आते हैं उन्हें औद्योगिक सहायता सचिवालय में एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना पड़ता है। इस प्रकार की छूट प्राप्त उद्योगों के लिए कोई औद्योगिक अनुमोदन आवश्यक नहीं। 1 जुलाई 1998 से इन सब को बाहर कर दिया गया है। एक विशेष तरह का ज्ञापन निकाला गया, विशेष तरह की अनुमति प्रदान की गई। अगला पॉइंट आता है विदेशी पूंजी विनियोग, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट 48। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश सीमा को बढ़ाकर 51% तक कर दिया गया है। खनन की क्रियाओं से संबंधित 3 उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश सीमा 50% तथा 9 अन्य उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया है। फिर हम बात करते हैं विदेशी तकनीक, फॉरेन टेक्नोलॉजी। उच्च प्राथमिकता प्राप्त 35 उद्योगों के लिए विदेशी तकनीक के समझौतों के स्वतः अनुमोदन का प्रावधान किया गया। साथ ही विदेशी मुद्रा की मांग न करने वाले अन्य उद्योगों के लिए भी विदेशी तकनीक के समझौतों के स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट था लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण। उद्योग स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने हेतु उद्यमी स्वतंत्र है। फिर भी ऐसे स्थानों के संबंध में सरकार से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है जो उन शहरों की सीमा के 25 किलोमीटर के दायरे में हो सकते हैं। इसके लिए जनसंख्या, जनगणना, इन सभी को आधार बनाया गया है, जो कि उस समय के हिसाब से 1991 की जनगणना थी, अभी 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत
ऐसे स्थानों को ध्यान में रखा जाए। फिर बात की गई सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या केवल 3 है। ये आरक्षित उद्योग हैं परमाणु ऊर्जा, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग से संबद्ध अधिसूचना संख्या ASO212E, जिसको कि 15 मार्च 1995 में स्पष्ट किया गया। बाद में और भी इस तरह के इनके ऑर्डर निकाले गए, जिसमें रेल परिवहन सबसे प्रमुख था। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुधारों की। पूंजीगत वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क अधिक युक्ति संगत बनाया गया। पूंजी संबंधी लागतों को कम करने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयात शुल्कों में और अधिक कटौती के प्रावधान किए गए। पूंजी बाजार या पूंजी बाजार में विदेशी निवेश स्तर में वृद्धि के लिए विदेशी संस्थागत निवेश को NRIs के लिए अल्पकालीन पूंजी लाभों पर 30% की रियायतें कम करने का दायरा रखा गया। औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए तथा देश के किसी भी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन करने के लिए 5 वर्ष तक कर की छूट दी गई। 2 लाख रुपए से अधिक की उधारियों के लिए न्यूनतम ब्याज दर की सीमा को समाप्त कर दिया गया। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में उपचारात्मक उपायों को तेज करने के लिए दिसंबर 1993 में सिक इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट, जो कि 1985 था, उसको संशोधन किया गया। आधारभूत दूरसंचार सेवा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई। निर्यात निष्पादन में सुधार हेतु एक उच्च शक्ति निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गई। इसी तरह सार्वजनिक उपक्रम नीति बनाई गई। सरकार ने उदारीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यमों में सुधार आरंभ किए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति सरकार की नीति के प्रमुख घटक है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी गैर सामरिक उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को कम करके 26% या अति आवश्यक हो तो इससे भी कम कर देना। अगला पॉइंट था सार्वजनिक क्षेत्र के संभावतः आर्थिक रूप से सक्षम उपक्रमों की पुनर्संरचना और पुनः सुधार करना। सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों को बंद करना जिनका पुनः सुधार नहीं किया जा सकता है। कामगारों के हितों की पूरी रक्षा करना। इसके साथ ही भारत में निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्पर्धा की नीति, जिसको कि हम अगले व्याख्यान में देखेंगे, जिसमें कि भारत की राजकोषीय नीति, भारत सरकार की इस्पात नीति 2005, राष्ट्रीय जूट नीति, कपड़ा नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति, इन सभी पर विस्तृत चर्चाएं होंगी अगले व्याख्यान में। आप अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।